आज हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई एक चालक अगर है तो उस पर किसी एक ही प्रकार का आवेश उपस्थित हो सकता है। जैसे उस पर या तो धन आवेश क्रिएट हो सकता है या ऋण आवेश क्रिएट हो सकता है। तो एक प्रकार का आवेश क्रिएट होता है। इन दोनों विपरीत आवेश होते हैं, इन दोनों विपरीत आवेशों को एक दूसरे से काफ़ी समीप लाकर रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक -q आवेश है, ठीक है, और इस आवेश के कुछ दूरी पर अत्यंत समीप, मान लीजिए बहुत ही नज़दीक की दूरी जो है, यहाँ पर एक दूसरा आवेश जो है वो +q0। तो दोनों आवेश एक पर -q और दूसरे पर +q आवेश है और ये अत्यंत एक दूसरे के समीप स्थित हों तो इस निकाय जो है इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब जैसे +q आवेश और -q आवेश में हम ये मान लें कि AB जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर -q आवेश और दूसरे सिरे पर +q आवेश उपस्थित है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये अल्पांश की दूरी, बहुत छोटी सी दूरी मानते हैं, 2l है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ परिभाषा में भी लिख रखा है कि एक ऐसी निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, विपरीत ध्रुव हो और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरा हम ज्ञात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। देखिए, इसमें से वैद्युत द्विध्रुव हो गया, तो जहां वैद्युत द्विध्रुव आ गया इसका मतलब हो गया कि इस पर दो बराबर विपरीत आवेश होंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जब हम ज्ञात करते हैं तो इस वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश, प्लस आवेश या माइनस आवेश, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होगी 2l के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यहां हमने लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए, यह एक सदिश राशि है और इसको P से व्यक्त करते हैं। माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के एक सिरे पर -q आवेश और दूसरे सिरे पर +q आवेश स्थित है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P = q इंटू किसी एक आवेश q इंटू 2l, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l। अब P = लिख सकते हैं 2l3, मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, ठीक है। अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होगी, यह P की जो दिशा होगी वो ऋण आवेश से हमेशा धन आवेश की ओर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसकी देखिए दो स्थितियां होती हैं, एक तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, दूसरी स्थिति जो होती है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर इसकी तीव्रता ज्ञात करना, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आपसे चर्चा कर रहे थे कि दो स्थितियां इसकी होती हैं। एक स्थिति होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और दूसरी स्थिति होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं कि A जो है और ये B, यह दो बिंदु ले लीजिए कि AB जो है यह एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब आप समझ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब दो बराबर विपरीत आवेश जो होंगे। तो A पर -q आवेश है और B पर +q आवेश है,
और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है यह 2l है, ठीक है। यानी AB एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक, जिसके एक सिरे पर यानी A सिरे पर -q और B सिरे पर +q आवेश उपस्थित है और दोनों के बीच की दूरी 2l है। इस द्विध्रुव को जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले माध्यम में रखा गया है, परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है, उसका परावैद्युतांक हम मान लेते हैं कि k है, या k परावैद्युतांक वाले माध्यम में इस सिस्टम को यानी वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो यह आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष होगा वो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष, ठीक है। अब यानी कि एक आवेश -q और दूसरा +q और इससे होकर जाने वाली जो रेखा होगी, जैसे ये अगर कह दें कि यह रेखा जो है इससे होकर जाती है तो यह वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष होगा, या इधर अगर कह दें कि यह रेखा जो है ये दोनों आवेशों से होकर जाती है तो ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष होगा। तो इधर या इधर है ना, दोनों साइड में कहीं भी इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर उपस्थित कोई बिंदु P है, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेते हैं कि E है, ठीक है। तो सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 यानी एक आवेश +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, तो इसकी दिशा जो होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, यानी ये हो जाएगा आपका E1 जो इस दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। तो +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 k q/, दोनों यानी कि यहाँ से आवेश से और बिंदु के बीच की दूरी Bp हो जाएगा, तो Bp², ठीक है। अब Bp का जब आप मान रखते हैं तो यहाँ से यह जो दूरी है ये आपने मानक मान रखा है कि मध्य बिंदु से R दूरी पर अगर स्थित है तो Bp बराबर हो जाएगा OP - OB, यानी इसमें से इसको आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यह आधी लंबाई L के बराबर हो जाएगी, तो R माइनस आप L लिख देंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगा 1/4πε0 k q/R-L², ठीक है। अब इसी तरह से -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता अगर E2 हो, यहाँ लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो जो E2 की जो दिशा होगी वह इस दिशा में होगी, अंदर की ओर होगी। देख रहे हैं, ये अगर पॉइंट अगर कह दें कि P है तो E2 इस दिशा में कार्य करेगा और E1 इस दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि E1 जो है वो ऋण आवेश, E1 जो है धन आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता है और E2 ऋण आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता है, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ कार्य करेगा, तो ऋण आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 = लिख सकते हैं 1/4πε0 k q/, आवेश से बिंदु की दूरी यानी यहाँ से और यह दूरी हो जाएगी पूरा, ठीक है, यहाँ से A से और यह दूरी यानी AP का स्क्वायर हो जाएगा, AP², यहाँ AP = हो जाएगा OP, यानी यहाँ से P के बीच की दूरी ये R और प्लस OA, यानी ये लंबाई आपकी L हो जाएगी, ये OA, तो यहाँ AP बराबर हो जाएगा R + L, मान आप रखेंगे तो E2 = 1/4πε0 k q/R + L², ये सेकंड समीकरण। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अगर आपको ज्ञात करना है तो देखिए +q आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता बाहर की तरफ है और -q आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता अंदर की तरफ है, तो जो परिणामी तीव्रता होगी इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। तो परिणामी तीव्रता का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो इसमें से यानी E1 में से E2 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी, क्योंकि दोनों की दिशाएं आप देख रहे हैं कि E1 का मान बाहर की तरफ है, E2 का मान अंदर की तरफ है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E अगर हो तो E = E1 - E2, दोनों की दिशा विपरीत है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे,
ठीक है। अब E1 का मान और E2 का मान जब आप रखेंगे तो इसमें से Q/4πε0K कॉमन हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो तिर्यक आप गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, ये भी गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर बाई r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप फैलाएंगे, ये हो जाएगा समथिंग r² l² 2rl माइनस r² - l² प्लस हो जाएगा ये 2rl। इसमें से देखिए कि ये कैंसिल हो जाएगा, r l इस r और l से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ बचेगा E = Q/4πε0K 4rl, ये दोनों आप जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4rl बाई r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर E = आप लिख सकते हैं, इसको P के टर्म में अगर लिखना हो, वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण के रूप में अगर लिखना हो तो इसको अलग कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा Q/4πε0K 2l। ठीक है, यहाँ से 2l बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 2r बाई r² - l² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम P का, तो ये लिख सकते हैं P। ठीक, तो E = हो जाएगा 1/4πε0K 2pr बाई r - l का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंस P = 2l³ यानी P का मान यहाँ पर 2l³ के स्थान पर हम P का मान रख सकते हैं, P रख सकते हैं। ठीक है, अगर L की जो वैल्यू है इस R की तुलना में, दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है ये स्वयं अल्पांश की दूरी होती है, और यहाँ से ये दूरी अगर L है, बीच की दूरी अगर L है तो L जो होगा इस R की तुलना में बहुत छोटा होगा, निग्लेजिबल होगा, बहुत छोटा होगा, तो उस समय L के मान को हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ जो बचेगा E = 1/4πε0K 2pr ये, और नीचे L को आप छोड़ दिए तो ये हो जाएगा r⁴। ठीक है, अब यहाँ से एक r कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा E = 1/4πε0K 2p/r³। तो यह बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी वो समथिंग के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत द्विध्रुव पहले ही चर्चा हो चुका है कि एक वैद्युत द्विध्रुव अगर है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव अगर हम कहते हैं कि AB जो है यह एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। ठीक है, तो इसका एक सिरा जो होगा यानी A सिरे पर -q आवेश और B सिरे पर +q आवेश उपस्थित है, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी यह जो दूरी हो जाएगी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी ये हो जाएगा 2l। ठीक है, ये मान के चलिए कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर -q आवेश और दूसरे सिरे पर +q आवेश उपस्थित है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक, अब निरक्षीय स्थिति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं कि दोनों द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु अगर ये O है, यहाँ अगर कह दिया जाए कि यह मध्य बिंदु O है, तो इस मध्य बिंदु से और द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत ऐसे जाने वाली जो रेखा होगी, यानी यहाँ से अगर कह दें कि इस दिशा में यह जाने वाली जो रेखा होगी इसको हम कहेंगे द्विध्रुव का निरक्ष। ठीक है, ये हो जाएगा आपका द्विध्रुव का निरक्ष। इसी तरह से नीचे अगर ले आए तो ये हो जाएगा द्विध्रुव का निरक्ष। तो इस द्विध्रुव के निरक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव का जो निरक्ष है, इस पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके निरक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु P है, और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले +q आवेश के कारण, यहाँ +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी यह E1 इस दिशा में कार्य करेगा। ठीक, तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 = 1/4πε0Q दोनों यानी बिंदु P और A के बीच की दूरी जो है BP का वर्ग। ठीक है, अब इस चित्र की सहायता से ये लंबाई हो जाएगा L,
ये आपका आर, तो यह जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, बी पी इजकल टू, यहाँ लिख सकते हैं बी पी इजकल टू रूट ओवर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बी पी के स्क्वायर के स्थान पर हम E1 इजकल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी इसकी दिशा इस दिशा में होगी, अंदर की तरफ होगी। ये मान लीजिए कि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता अगर E2 है तो E2 इस दिशा में कार्य करेगा, ऋण आवेश की दिशा में कार्य करेगा, ये हो जाएगा E2। ठीक है, तो ऋण आवेश के कारण, द्विध्रुव के ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 इजकल टू 1/4πε0 के क्यू बाई AP, ये बीच की दूरी होगा, ये भी इसी के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा E2 इजकल टू 1/4πε0 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जहाँ AP का जो मान होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मान जब आप ज्ञात करेंगे ये L हो जाएगा और ये R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अगर आपको ज्ञात करना है तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता इस दिशा में है। ठीक है, और यह इसके साथ यानी कि एक क्षैतिज रेखा अगर खींच दें तो इस क्षैतिज रेखा के साथ है ना, यह थीटांश का कोण बनाता है और ये इसके साथ थीटांश का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों तीव्रताएं देखिए आपस में क्या हैं, दोनों तीव्रताएं E1 और E2 दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इसकी दिशा जो है वो एक इस दिशा में कार्य करेगा, एक इस दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि E1 को दो लंबवत कंपोनेंटों में इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो E1 का इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा E1 कास थीटा। ठीक है, उसी तरह से इसको जब आप दो कंपोनेंटों में डिवाइड करेंगे तो इस दिशा का जो कंपोनेंट होगा, नीचे की ओर जो कंपोनेंट होगा ये होगा E2 साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट जो होगा क्षैतिज दिशा में जो होगा ये हो जाएगा E2 कास थीटा। ठीक है, यानी कि यह E1 और E2 दोनों का परिमाण आपस में बराबर है। देख रहे हैं, E1 साइन थीटा ऊपर की ओर कार्य करेगा, E2 साइन थीटा नीचे की ओर कार्य करेगा। E1 और E2 का परिणाम आपस में बराबर है, तो विपरीत होने के कारण दिशा भी विपरीत है और परिमाण आपस में बराबर होने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, उधर कैंसिल कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे। ठीक है, निरस्त कर देंगे, इसके प्रभाव को ये क्या करेगा, निरस्त कर देगा। ठीक है, जो शेष बचता है यह E1 कास थीटा और E2 कास थीटा, यानी बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता होगी वह इन दोनों E1 कास थीटा E2 कास थीटा के योग के बराबर होगी। ठीक है, अब इसमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी E कास थीटा E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक ही दिशा में कार्य करेगा और यह एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। मैंने इसको यहाँ भी चित्र बनाया है कि E1 का एक कंपोनेंट E1 साइन थीटा और एक कंपोनेंट E1 कास थीटा होगा, E2 का एक कंपोनेंट E2 साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा E2 कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी इन दोनों के योग के बराबर होगी, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इजकल टू E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा मान के बराबर होगा। यहाँ पर E1 और E2 का मान रख देते हैं, ये हो जाएगा E इजकल टू 1/4πε0 के Q कास थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस इसका E2 का मान रख देते हैं 1/4πε0 Q एप्सिलॉन 0 के Q कास थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा E इजकल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 कास थीटा। अब चित्र से देखिए, ये जो है तीव्रता E1 इसके साथ द्विध्रुव के साथ थीटा अंश का कोण बनाता है, तो कास थीटा की जो वैल्यू हो जाएगा L बाई कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू जो होगा
ये कितना होगा, L होगा। और यह जो मान है ये L और ये L हो जाएगा। ये जो मान हो जाएगा ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो कास थीटा का वैल्यू हम चित्र से निकालेंगे L बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मान इसके स्थान पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 4πε0 के 2L बाई कितना, ये L ठीक 2 बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ कर लेते हैं। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2। यहाँ P के स्थान पर 2L3 के स्थान पर हम P रख देते हैं तो P इक्वल टू 2L3 हो जाएगा। अब देखिए L का जो मान होता है इससे बहुत छोटा होता है, कम होता है। तो L के मान को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ से, L इज लेस देन R, देन L के मान यानी कि छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो E की जो वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 के P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये हमको वैद्युत विभव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पर परिणामी जो तीव्रता होगी वैद्युत विभव के कारण जो तीव्रता होगी वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इस दिशा में देखना है। परिणामी तीव्रता धन आवेश से ऋण आवेश की ओर और इसके अक्ष के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है।